हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कृष्णा एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ केमिस्ट्री इन आवर फेस्ट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो क्लास आज हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं क्लास 11th के सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वांटम नंबर? इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं कि क्वांटम नंबर क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, तमाम चीज़ें। ओके। क्वांटम नंबर को क्लास एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ये किसके बारे में हमें जानकारी देता है? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। सर अब ये क्या बात हो गई? इलेक्ट्रॉन का एड्रेस का मतलब क्या हुआ? हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। भाई इलेक्ट्रॉन एटम में पाया जाता है, शेल में पाया जाता है, सब सेल में पाया जाता है, ऑर्बिट में पाया जाता है। ये सब तो हमें आज पता चला, लेकिन स्टार्टिंग में सोचिए क्या बातें हो रही थी। हाँ, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हमें क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी और एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको याद होगा, आपने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा था, याद आया? प्लम पुडिंग मॉडल जिसको जे थॉमसन ने दिया था, अभी तो वो फेल है। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ पाए जाएंगे? ठीक उसी तरीके से इम्बाइड रहते हैं जैसे वाटरमेलन पे उसका सीड इम्बाइड रहता है और चारों तरफ हमारे प्रोटॉन बिखरे हुए रहते हैं उसके पल्प की तरीके से, जिसको हम लोग खा जाते हैं ना। लेकिन ये बात सही नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता नहीं चला। आगे चल करके रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ और उन्होंने बताया कि नहीं भाई, एटम के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है और एक आउटर रीजन होता है। इलेक्ट्रॉन आउटर रीजन में मौजूद होता है, मगर कहाँ मौजूद होता है, किस जगह मौजूद होता है, इसके बारे में भी कंप्लीट जानकारी नहीं दे पाए। तो रदरफोर्ड भी फेल हुए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें पता नहीं चल पाया। आगे चल करके कौन आए? नील्स बोहर। बोहर ने क्या कहा? भाई देखो, इलेक्ट्रॉन एटम में है, इसकी तो डिस्कवरी हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ जाएगा? वो शेल में पाया जाएगा। चलो भाई, पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा? शेल में। और न्यूक्लियस से शेल की डिस्टेंस क्या होगी, इसके लिए इन्होंने एक फार्मूला भी दिया, 0.529 n स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रॉन, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल, और जेड क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। जिस एटम के इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता लगाना है, वहाँ से आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है। ओके, तो चलिए, लेकिन क्या हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी मिली? नहीं, आगे चल करके हमें जब वेव नेचर के बारे में पता चला, हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन डुअल बिहेवियर शो करता है, डुअल नेचर शो करता है। पार्टिकल के तरीके से बिहेव करता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली प्रॉपर्टी रख करके, जैसे क्वांटा ने बोला था, और वेव की तरीके से भी बिहेव करता है। मतलब ये वेव के तरीके से चलता है भैया। ओके, इसका मतलब अब ये आया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये किसी फिक्स पाथ इतने पर ही इसी पेरीफेरी में चले। ओके, क्लियर? आगे चल करके क्या पता चला? आगे चल करके हमारे एक साइंटिस्ट आए क्लास, जिन्होंने पूरी बात ही बदल दी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, याद आया? क्या कहा था उन्होंने? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या बातें हुई थी? हाइजेनबर्ग ने कहा किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना इम्पॉसिबल है, एग्जैक्ट मोमेंटम का पता लगाना इम्पॉसिबल है। मींस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ है, एग्जैक्ट पोजीशन, ये शेल में है तो कहाँ है शेल में, इसका पता लगाना इम्पॉसिबल है। इसलिए जो पोजीशन है उसे एक्स से रिप्रेजेंट किया था। उन्होंने कहा पोजीशन चेंज होती रहेगी बिकॉज वो क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। ओके, जो इसकी मोमेंटम है वो भी क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। क्लियर? अब बताओ, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना। मींस इलेक्ट्रॉन कहाँ है अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, एटम में इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉन है कहाँ? सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है, अपने शेल में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, शेल में कहाँ? सर सब सेल में। कहाँ? ऑर्बिटल में। ये सब तो आज पता चला ना। लेकिन एक ऐसा नंबर जो हमें इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर देता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। तो चलिए डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अब समझ पाए ना क्वांटम नंबर को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। कैसे देगा? आप बोलोगे डेफिनेशन में, अ नंबर या फिर क्वांटम नंबर which
गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहाँ है उसके बारे में सारी जानकारी जो देता हो उसे ही हम लोग बोलेंगे क्वांटम नंबर। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये सर सारी जानकारी देने का मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो किस शेल में है, शेल मतलब ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में है, किस सब शेल में है, ओके, उसका ओरिएंटेशन क्या है, ओके, उसकी स्पिन कैसी है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इन सब के बारे में जो जानकारी दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटम नंबर। मींस अ नंबर व्हिच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट और अ नंबर व्हिच गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन और एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्वांटम नंबर। ओके, डेफिनेशन हो गई। टाइप में क्या बताओगे सर, देयर आर mainly 3 kinds but here 4 kinds of quantum number. First, principal quantum number ओके, किसके बारे में जानकारी देगा, शेल के बारे में जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाएगा, भैया दूसरे में पाया जाएगा कि तीसरे में पाया जाएगा, कहाँ पाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी देगा। ओके, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देगा, सब सेल के बारे में जानकारी देगा। आपको याद होगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये के है, ये एल है, ये एम है, एम में तीसरा शेल है तो इसका मतलब इसमें 3 सब सेल होंगे, याद आया, 3s 3p 3d। इलेक्ट्रॉन 3 शेल में है, ठीक है, मगर किस सब सेल में है उसकी जानकारी कौन देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसकी जानकारी देगा कि इलेक्ट्रॉन अगर है थर्ड सेल में तो किस सब सेल में है, 3s में या 3p में या 3d में। मान लेता हूं मैं 3p में, तो 3p में कहाँ है, ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कि भैया वो px में है कि py में है कि pz में है। लास्ट, स्पिन के बारे में कौन जानकारी देगा, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, कौन जानकारी देगा, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन के बारे में जानकारी देगा। सपोज करता हूं कि अगर मैं वो px में पाया जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो px में है तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली, मींस शेल के बारे में पता चला कि थर्ड शेल में वो रहता है, थर्ड शेल में कहाँ, सब सेल के बारे में पता चला कि किस सब सेल में है, भाई एस में है, पी में है कि डी में है, चलो भाई पी में है, तो पी में है तो किस ऑर्बिटल में है, भाई ओरिएंटेशन क्या है उसका, px में है, py में है कि pz में है, चलो px में है, तो px में अगर है तो वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये बोला जाएगा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्कशन वी कैन से दैट quantum number is a number which gives us complete information of an electron in an atom. क्वांटम नंबर एक ऐसा नंबर है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में, इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, कितने टाइप के होते हैं क्लास, 4 टाइप के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए अब एक एक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले उठाते हैं यहाँ से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये किन किन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, आफ्टर दैट एजीमुथल, आफ्टर दैट मैग्नेटिक एंड लास्ट स्पिन। ओके, तो सबसे पहला क्वांटम नंबर क्या था क्लास, सर सबसे पहला था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास, और इसे दिया था, किसने दिया था, गिवन बाय हमारे साइंटिस्ट बोह, किसने दिया था,
बोहर के द्वारा दिया गया ही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए देखते हैं इसके पोस्टुलेट से क्या क्या जानकारी हमें देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स कैसे बताता है कि इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ कहाँ पाया जाएगा। ओके, ये बताएगा इट रिप्रेजेंट्स नेम, साइज एंड प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ द shell in which electron belongs। मीन्स किसके किसके बारे में जानकारी देगा, ये बताएगा शेल के नेम के बारे में, किस सेल में पाया जाएगा, शेल की साइज के बारे में, किस सेल की साइज क्या होगी, और साइज के बाद सेल की एनर्जी क्या होगी, इन तीनों के बारे में जानकारी देगा। मतलब अगर मान लीजिए थोड़ी देरी के लिए कि आपके पास ये एटम है, ओके, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जा रहा है, तो किसके किसके बारे में जानकारी देना है इसको, नेम के बारे में। किसके बारे में, नेम के बारे में। तो नेम में क्या बताएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, यह है के, यह है एल, यह है एम, तो किस में है वो भैया, सर वो एम में है, तो नेम क्या हो जाएगा, एम, शेल का नेम हो गया। साइज के बारे में कैसे जानकारी देगा कि न्यूक्लियस से लेकर के वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, अगर हमें पता चल जाए तो इसके चारों तरफ हम लोग एक लाइन ले लेंगे, ओके, पता चल जाएगा। वो कैसे पता लगता है, रेडियस के बारे में जानकारी देंगे, 2.592 n² Z एंगस्ट्रॉन में। ये फार्मूला आपको पहले भी बताया जा चुका है, ठीक। इसी फार्मूले से आप इसकी साइज पता लगा सकते हो कि इस शेल की साइज क्या है। n देखो जितना ज़्यादा रहेगा सेल की साइज उतनी ही बड़ी रहेगी, ओके। अगला क्या है, एनर्जी के बारे में जानकारी देगा। एनर्जी के बारे में भी जानकारी देता है, कैसे, तो आप बताते हो एनर्जी इज इक्वल टू 3.16 ओके 3.16 इंटू Z² बट माइनस में। अगर ये प्लस में रहता तो जो कुछ भी एनर्जी रहती वो क्या होगी, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, मगर वैल्यू अगर माइनस में है क्लास, तो अब माइनस में है तो इसका मतलब n की वैल्यू जितनी ज़्यादा एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स एज द नंबर ऑफ n इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेज। क्या लिखोगे, एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे सेल की एनर्जी इंक्रीज करेगी, ओके, सेल की नंबर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी ऑफ शेल आल्सो इंक्रीजेस, शेल की एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ओके। तो पहले पोस्टुलेट्स का हो गया एक्सप्लेनेशन भाई, कहाँ पाया जाएगा, सर तीसरे सेल में है, नाम क्या है, एम में है, दूसरा होता तो सर एल होता, सर फर्स्ट होता तो सर के होता। उसकी साइज का पता हम लोग इस तरीके से लगा सकते हैं इस फार्मूले से, और एनर्जी को इस फार्मूले से पता लगाया जा सकता है, ओके। तो हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन कि नेम, साइज एंड प्रिंसिपल एनर्जी ऑफ द शेल के बारे में जानकारी देता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आगे चलिए बात करते हैं, क्या इतना ही जानकारी देता है, नहीं। जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी जो वैल्यू है वो 1 to लेकर के इनफाइनाइट तक, मीन्स ध्यान से सुनिएगा, the value of n may be in between, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है भैया, सर फर्स्ट सेल से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं भी हो सकती है। मीन्स 1 2 3 2 कहाँ, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, ओके, ठीक। अगला, वेलोसिटी को भी आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मतलब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। फार्मूला क्या है, 2.18 इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड।
ये है फॉर्मूला आपके पास। मतलब सर अगर कोई शेल है हमारे पास, अलग अलग शेल की बात मैं कर रहा हूँ, जो कि जानकारी हमें देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है, कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, क्या सारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बराबर होगी? मीन्स जो फर्स्ट शेल में है उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उतनी ही होगी जो थर्ड शेल में है? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। देखो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा इस बार, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। ओके, क्लियर। ओके, अगली जानकारी किसके बारे में जानकारी देता है? ओके, आगे किसके बारे में जानकारी देता है? तो आगे बताओगे द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज MVR which can be calculated by NH/2π। यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो एंगुलर मोमेंटम MVR को कैलकुलेट किया जा सकता है H/2π से, और N आपको पता ही रहेगा कि फर्स्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, थर्ड की बात कर रहे हो, तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और किसके बारे में जानकारी देता है सर? और लास्ट है क्लास, और किसके बारे में जानकारी देगा? लास्ट ध्यान दीजिएगा, बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n we can calculate total number of electron present in a particular shell। हाउ? सर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो ना 2n² से, ये तो पहले से ही हमें पता है। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जानकारी देता है शेल के बारे में कि किसी शेल का प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है, शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, शेल का नेम क्या होगा, शेल की साइज क्या होगी, शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, शेल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किसी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तमाम जानकारियां हमें देता है कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो टाइप का ये पहला टाइप था। अभी दूसरे टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड कौन था क्लास? एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा था? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो चलिए देखते हैं। अभी तो बात हमारी थोड़ी सी ही हुई है ना, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के शेल तक पहुंचे हैं। अभी कौन बचा हुआ है सर? दूसरा था सब सेल की। इलेक्ट्रॉन अगर शेल में है तो ठीक है, पता चल गया, मगर शेल में भी तो कई सारे सब शेल होते हैं ना। किस सब सेल में है, इसके बारे में कौन जानकारी देगा? तो आप बताओगे सेकेंड है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्लास स्मॉल n से। एजीमुथल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय, किसने दिया था आप बताओगे? अर्नोल्ड समरफेल्ड ने दिया था, समरफेल्ड ने। ओके, चलिए बात करते हैं क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर और ये हमें किन किन चीजों के बारे में जानकारी देता है। फर्स्ट पोस्टुलेट्स इसका, वैल्यू ऑफ L is depends upon the value of N, which is in between 0 to n-1। दैट इज, सपोज करिए मैंने आपको n इज इक्वल टू 4 दिया। मीन्स कहना क्या चाहता है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर डिपेंड करेगी। ओके, अगर n इज इक्वल टू 4 है आपके पास तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0n-1। मीन्स क्या हो जाएगा? 0 L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0n-1 मीन्स 4-1 क्या मिल जाएगा? 3। और 3 तक पहुंचने के लिए आपको 1 और 2 से होकर चलना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 4 तो L इज इक्वल टू क्या होगा? 0 1 2 3। अगर हम आप यहाँ ध्यान देंगे तो एक चीज और पता चल रही है यहाँ पे, क्या
कि फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, जो n की वैल्यू दी गई है, l की वैल्यू भी उतनी ही है जो n की वैल्यू है। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की कितनी वैल्यूज हैं? 4 ही है। सर 1 तो माइनस हो गया ना, बट 0 जुड़ भी तो गया, इसलिए 4 ही रहेगा। तो क्या बताओगे? फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, वैल्यू ऑफ l इज इक्वल टू n। ओके, दूसरा पोस्टुलेट्स हो गया। तीसरा क्या है सर? इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ सबशेल, शेप ऑफ द सबशेल and orbitals and orbital angular momentum। किसके किसके बारे में और जानकारी देता है क्लास से? इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ द सबसेल। तो चलिए देखते हैं एनर्जी ऑफ द सबसेल कैसे पता लगाते हैं हम लोग। हाँ, एनर्जी ऑफ सबशेल। ओके, चलो दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान भी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ क्या है हमारे पास? पहली चीज़, इफ वैल्यू ऑफ n is same for different types of सबशेल, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? एग्जाम्पल 4s, 4p, 4d एंड 4f अगर दिया गया है तो इसमें से किस सब सेल की एनर्जी ज़्यादा होगी? तो आपने कहा अगर नंबर ऑफ शेल सेम है, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या है? सेम है, तो ऑर्डर क्या होगा? ध्यान दीजिए, मुझे नहीं पता, n प्लस एल के रूल से आप खुद ही निकाल सकते हो। सर 4 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 4 होगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 होगा। तो मेरे ख्याल से बताना नहीं है हमें, आप यहाँ समझ चुके हो। ऑर्डर क्या होगा? ये होगा। इसी जगह पे, जगह नहीं है, इसी जगह पे हम लोग राइट कर दें क्या? इफ द वैल्यू ऑफ n इज सेम की जगह क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो क्या होगा? डिफरेंट वैल्यू हो जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए मेरे पास हो जाए यहाँ पे 3p, ओके, 4p, 5p, 6p ऐसा, और सब सेल सेम हो जाए। सब सेल क्या है हमारे पास? p है, p है, p है, p है, लेकिन इसकी वैल्यू देखी जाए तो इस जगह पर अगर आप लोगे तो क्या बोलोगे? सर यहाँ अगर हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसके पास ज़्यादा होगा, भाई यहाँ 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, तो बात वही होगी ना। ओके, तो ये होगा इसका दूसरा ऑर्डर। याद रहेगा? क्या बताओगे? एनर्जी ऑफ द सबसेल बहुत आसान है निकालना, जिसका भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा उसे भी आप निकाल सकते हो, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफरेंट होगा उसे भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब क्या बच रहा है हमारे पास? हो गया एनर्जी ऑफ सबसेल, आगे शेप ऑफ द ऑर्बिटल। चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि इसका शेप क्या होगा। वो भी बहुत ही आसान है। देखिए, स्टार्टिंग में हमारी आपसे बात हुई थी कि जो भी गिवन वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उतनी ही एजीमुथल क्वांटम नंबर की भी वैल्यू होगी। जैसे n इज इक्वल टू अगर 4 दिया गया था तो l की वैल्यूज कितनी होंगी? सर l की वैल्यूज होंगी कितनी? 0, l की वैल्यूज होंगी 1, l की वैल्यू होगी 2 और l की वैल्यू होगी 3। ये कहाँ से मिला था आपको? l इज इक्वल टू 0 n माइनस 1 से मिला था। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 1 2 3 है, तो जो इसका सब सेल होगा या फिर जो इसका ऑर्बिटल होगा वो कौन सा ऑर्बिटल होगा और उसका शेप क्या होगा, ये तो हमें बताना है। तो
आप बोलोगे L के लिए 0 अगर दिया गया है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल होगा। नॉन डायरेक्शनल होता है, शेप इसका कैसा रहेगा सर, स्फेरिकल रहेगा। कैसा रहेगा, स्फेरिकल रहेगा। ओके, L के लिए अगर 1 है तो फिर ऑर्बिटल कौन सा होगा, p अगर है तो इसका शेप कैसा होगा, डम्बेल होगा। क्या बताया गया था, डम्बेल होगा, डम्बेल होगा। ओके, अगर 2 है, L इज इक्वल टू 2 है तो ऑर्बिटल कौन सा होगा, D होगा। ओके, और इसके लिए क्या बोलोगे आप सर, इसका होगा डबल डम्बेल होगा, डबल डम्बेल होगा। 3 अगर है तो ऑर्बिटल होगा F। शेप बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका और सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ओवरऑल कहना ये हुआ कि अगर हम लोग बात करते हैं डंबल क्या होगा इसका, ऐसा, और डबल डंबल कैसे रहता है, ऐसे। ओके, बाकी डायरेक्शन आपको पढ़ाया जा चुका है, शेप में हम पढ़े हैं। ओवरऑल कहना ये है किसी L के लिए अगर वैल्यू 0 है तो वो ऑर्बिटल होगा S, और किसी L के लिए वैल्यू अगर 1 है तो ऑर्बिटल होगा P, किसी L के लिए वैल्यू अगर 2 है तो ऑर्बिटल होगा D, और किसी L के लिए अगर 3 है तो ऑर्बिटल होगा F। ये जानकारी मिली हमें किसकी, शेप ऑफ द सबसेलर ऑर्बिटल की। आगे क्या था, एनर्जी हो गई, शेप हो गया, और क्या बचा, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्या है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्लास, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। ओके, h/2 √L L+1। ओके, या फिर यहाँ आप लिख सकते हो h# √L L+1। मतलब क्यों, क्योंकि h/2 इज इक्वल टू होता है h बार, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैश। हैश क्या है ये h बार है। क्या है ये, h बार, क्या बोलते हैं इसको, हैश पे रखते हैं। ये आप राइट कर सकते हो। चलो मान लेता हूँ मुझे s ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो s के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वैल्यू ही टोटल 0 हो जाएगी, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी 0 ही निकलेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही अगर आप p ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हो तो वैल्यू 1 रख दीजिएगा, d का निकालना चाहते हैं 2 और इसका निकालते हैं तो 3। आई बात समझ में। तो एंगुलर मोमेंटम भी आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं सर, यहाँ से यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सबसेल। ठीक वैसे ही जैसे आप सेल में निकालते थे, याद आया। शेल में अगर आपके पास K है, K को आप क्या बोलते थे सर, ये फर्स्ट शेल है, L क्या है, सेकंड है, M क्या है, थर्ड है, ओके, N क्या है, फोर्थ है, फार्मूला क्या है, 2n² है। इसके हिसाब से फर्स्ट सेल में क्या होगा, 2 1 रखेंगे, 1 1 का स्क्वायर 1 1 2 जा 2, ऐसे यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ पर 3 3 जा 9 9 2 जा 18, n 4 4 जा 16 16 2 जा 32 मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल निकालते थे। ठीक वैसे ही आप सब सेल में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, ओके, आप बताओगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, पर्टिकुलर सब सेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। कैसे कैलकुलेट करोगे सर, 2L+1 फार्मूला है। जैसे S है मेरे पास, P है मेरे पास, D है मेरे पास, F है मेरे पास। अब S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कैसे पता चलेगा। तो आपने कहा था सर L की वैल्यू S के लिए क्या होती है, 0 होती है, L की वैल्यू P के लिए 1 होती है, L की वैल्यू D के लिए 2 होती है, और L के लिए F की वैल्यू 3 होती है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल कैसे पता लगाओगे, बहुत आसान है सर, 2 हो गया, और S की वैल्यू L के लिए 0 होती है, तो यहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा सर, 0 2 × 0 + 1, ओके, तो ये हो जाएगा 2, आगे क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 + 1, ये हो जाएगा 2, 0 + 1 0, मतलब 1 to 2 = 2, ओके, 2 आ जाएगा। अब अगर मुझे P के लिए चाहिए तो सर वो भी बड़ा आसान है, इस बार P के लिए वैल्यू 1 होती है,
तो 2 इंटू 1 रख दूंगा +1। ओके, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 3, 3 2 जा 6। ऐसे ही अगर डी के लिए रखना होता मुझे तो 2 इंटू 2 +1, 2 2 जा 4 1 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही एफ के लिए अगर मैं रखता तो 2 इंटू 3 +1, 3 2 जा 6, 1 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14। मीन्स बड़ा आसान है इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना। चूंकि आपने बात किया था एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की, हाँ, और 2 क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ी सी चर्चा हो जाए ना। जैसे अगर एग्जांपल के रूप में मैं आपसे कह दूं कि चलो बताओ भैया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं शेल में भी, सब शेल में, मगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस हमें कैसे पता चलेगा। जैसे उन्होंने कह दिया कैलकुलेट ऑल द क्वांटम नंबर फॉर 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम का 14th इलेक्ट्रॉन के सारी क्वांटम नंबर बताइए। तो कैसे बताओगे आप? सर बड़ा आसान है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब देखो 2 to 4 to 6, 2 to 4 और 6 10, 10 to 12 तक के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हैं, 13 14 15 16 17 इस जगह पर है ना। अब आपको क्या काम करना है, इसी को अलग कर लो, आपके पास मिल जाएगा 3p5। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बताओगे क्लोरीन के पास 3 सब सेल है। ओके, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो चलो बताओ K है, L है, M है, चलो बताओ 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, K में है, L में है कि M में है। तो आप बताओगे सर 3 सब सेल है, ये 3 है ना, तो नंबर ऑफ 3 सेल है। 3 के बारे में कौन जानकारी दे रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि जानकारी देता है शेल के बारे में। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तीसरे शेल में। अब तीसरे शेल में क्या होगा? 3s भी है, 3p है, 3d भी है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगा। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ n-1 वाला मत लगा दीजिएगा क्योंकि हमें ऑर्बिटल दिया गया है। तो किस ऑर्बिटल में है? l इज इक्वल टू क्या मिला? 1 मिला। इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 3p में है। अब 3p में क्या मौजूद है? सर 3p में 3 ऑर्बिटल हैं, 3px होगा, 3py होगा, 3pz होगा। यहाँ कहाँ है? इसकी जानकारी लेने के लिए हमें अगले क्वांटम नंबर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो कि है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी यहाँ तक एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या पता चल पाया हमें कि किस शेल में होगा, किस सब सेल में होगा। चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्लोरीन का 14th इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। फिर पता लगाते हैं कि उसकी स्पिन क्या है। ओके, तो ये थे 2 क्वांटम नंबर। अब चलिए बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर की। वो क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे किससे एक्सप्रेस करते हैं? स्मॉल m से। ओके, किसने दिया था इसे? आप बोलोगे गिवन बाय लाइन। ओके, चलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में जानकारी देता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है, आप थोड़ा याद करो। आपसे बोला गया था कि जब स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है हमें, ओके, 7 कलर में, आई मीन विविग्योर में जब आपको मिलती है तो आप क्या रखते हो? विवग्योर। चलो मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ओके, आर और ओ को। ये बताओ, आर है ये ओ है, ये रेड है, ये ऑरेंज है। क्या रेड के बाद ऑरेंज डायरेक्टली मिल जाता है, या रेड और ऑरेंज के बिटवीन एक ब्लैक पट्टी रहती है? सर ऐसा तो कुछ नहीं रहता। पहले डार्क रेड रहता है, फिर हल्का रेड होगा, फिर हल्का 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 होते 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 ऐसे ऑरेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि इनके बिटवीन में कुछ फाइन लाइंस भी हैं। याद आया? फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोहर, उसी को एक्सप्लेन करता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे किसने दिया था? लाइन ने। भाई अगर मैं क्या कह रहा हूँ, आपको याद होगा एक साइंटिस्ट थे जीमैन ने क्या प्रूफ किया था कि अगर मैं नॉर्थ एंड साउथ पोल या किसी मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन भी व्हाइट लाइट को पास करवाता हूँ, या फिर
इलेक्ट्रॉन को पास करवाता हूँ या फिर व्हाइट लाइट को पास करवाता हूँ, तो ये जो स्प्लिटिंग देता है हमारा स्पेक्ट्रा, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी दे देता है। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है विवग्योर, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो प्रिज्म से ही हो। और आपको याद होगा स्टार्क इफेक्ट में पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिटिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसी चीज को एक्सप्लेन किया किसने भैया? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है जी मैन इफेक्ट को। वो कैसे, चलिए देखते हैं। देखो हम लोग क्लास हाई स्कूल में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हुए हैं, और अब क्लास यहाँ पर तो आपको पता ही चल जाएगा, बड़ी आसानी से समझिएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जब अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा होता है क्लास, तो वो जिस पाथ पर रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। ओके, और हम जानते हैं, हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो है ही, साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। ओके, अब जब इसी को इलेक्ट्रॉन गन को या इलेक्ट्रॉन की बीम को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग पास करवाते हैं, तो ये जो इसका खुद का पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर जाता है और इसकी बीम स्प्लिट कर जाती है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग ऑफ लाइट हो जाती है या स्प्लिट कर जाता है। इस जगह पर हमें मिल जाता है विवग्योर। ओके, इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो एक्सप्लेन करता है किसको? जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करता है, और फाइन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे यहाँ पे? इट एक्सप्लेन्स जी मैन इफेक्ट। जी मैन इफेक्ट क्या था? दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और इसके बारे में जानकारी देता है, फाइन लाइन को भी एक्सप्लेन करता है, याद रखे रहिएगा। ओके, अगला, इट represents the shape of orbitals and orientation of electron cloud। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ओके, समझते हैं आगे। द value of m depends upon the value of L which is, कैसे होगा? m की जो वैल्यू होगी किसी गिवन वैल्यू ऑफ L के लिए -L2 जीरो सहित +L, या फिर +L2 जीरो सहित -L, दोनों होगा। ओके, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन का आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकाला, वो माइनस आया तो प्लस भी आ सकता है, बिकॉज आप माइनस से चले होंगे तो प्लस से चलेंगे तो वही डिजिट सेम इधर मिल जाएगी। कैसे? जैसे इससे पहले हम लोगों ने 14th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन के बारे में बात किया था, और ये सब सेल निकाल के बाहर रखा था हम लोगों ने, और हमें 14 इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी लेनी थी। आपने कहा था n = है 3, मतलब वो थर्ड शेल में है, KLM, m शेल में है, m नेम हो गया, थर्ड सेल का साइज भी पता चल जाएगा यहाँ से। एजीमुथल क्वांटम नंबर p के लिए 1 होती है, तो m के लिए क्या हो जाएगी? -1 0 +1, या फिर +1 0 -1। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं भैया? 3 ऑर्बिटल होते हैं ना। कौन सा होगा? px होगा, py होगा, pz होगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 5 हैं। हुंड के अकॉर्डिंगली 13 यहाँ आएगा, 14 यहाँ आएगा, 15 यहाँ आएगा, 16 एंड 17। आपको कौन सा इलेक्ट्रॉन चाहिए? 14। ये रहा 14th इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कौन सी है?
आप बोलोगे सर 14th इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है 0, तो 14th इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है यहाँ पे 0। आई बात समझ में? क्या कर एक्सप्लेन समझना है यहाँ पे, फिर से समझिए। इट एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और किसके बारे में जानकारी देता है? इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल के शेप को तो बताता ही बताता है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को बताता है। ये चीज समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दिए रहिए। तो और वैल्यू m की जरूर याद रखे रहिएगा, चाहे ये अप्लाई करिए चाहे ये दोनों सेम ही हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे कि ऑर्बिटल का शेप और इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के ओरिएंटेशन के बारे में ये कैसे जानकारी देता है। चलिए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, देखते रहिएगा। पहला है शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ओके, चलिए एस के लिए, एल के लिए एस की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो एम के लिए भी एल की वैल्यू अगर 0 है तो एम भी क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब जो एस का शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इतनी तो क्लियर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है अगर, तो पहले वाले सेल के चारों तरफ ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बनाएगा। ये फर्स्ट सेल आपका रहेगा जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक रहेगी, ये 1s है। अगर मैं कह दूं चलो 2s तक आप पहुंचो तो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट सेल हो गया, पहले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के बहुत करीब रहेगी, फिर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी क्योंकि 1s के बाद तो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा नहीं। ओके, फिर क्या हो गया दूसरा 2s के पास आप पहुंचोगे तो 2s में भी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड स्फेरिकल फॉर्म में ही पाया जाएगा। ओके, वो भी न्यूक्लियस की तरफ ही ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियस के बाहर जाओगे तो कम होता हुआ चला जाएगा। यहाँ समझने वाली बात क्या, आपने कहा था क्लाउड के बारे में जानकारी देता है ना, तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, इस जगह पर पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। ये क्या है भैया, ये है नोडल सरफेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा, स्फेरिकल होगा इसका, एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सभी डायरेक्शन में पाया जाएगा। क्योंकि ऑर्बिटल का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में नहीं रहेगा। इधर भी हो सकता है एक ही ऑर्बिटल में, और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ओके, तो ये रहा नोडल प्लेन, नोडल सरफेस, इसके बारे में बात हमारी आपकी हो भी चुकी है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर अब बात करूँ आपसे शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, तो इसके बारे में आप कैसे बताओगे और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन कैसे दोगे, तो आप बताओगे एल की वैल्यू पी के लिए क्या होती है 1 होती है, तो एम के लिए क्या होगी, अगर एल 1 है तो भैया -1 होगी, 0 होगी, +1 होगी, या फिर +1 होगी, 0 होगी, -1 होगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल पी में कितने होंगे 3 होंगे। एक तो हो जाएगा मेरे पास px, एक हो जाएगा py और एक हो जाएगा pz। ओके, ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन आपको बताना है एंड क्लाउड बताना है। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान भी है, पढ़े हैं हम लोग इसके बारे में पहले भी। तो आप बोलोगे सर ये हो गया x, ये y, ये z, तो इसने कहा px, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ रहेगा, x एक्सिस पर रहेगा, बाकी और किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। ओके, दूसरा सर y, तो सिर्फ y पे पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। तीसरा सर सिर्फ z पे पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये है इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन, इसी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे दोनों। किसके केस में, px के केस में। py का ओरिएंटेशन क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा, ऐसे होगा। z में कैसे होगा, z में ऐसे होगा, x एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एंड ओरिएंटेशन की जानकारी हमें दे रहा है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं कह दूं ये है मेरा न्यूक्लियस, p का ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, तो शेप आपने कहा था डम्बेल होता है। कैसे होता है, डम्बेल होता है। डम्बेल कैसे होता है, ऐसे होगा, तो ये क्या हो गया 2p 3। अब समझिएगा, मैं ले रहा हूं 2px
3px 4px। अगर px ही है तो सबका ओरिएंटेशन यही रहेगा भाई। 2p रहेगा तो छोटा रहेगा, 3p रहेगा तो यही ओरिएंटेशन तीसरे वाले शेल में रहेगा। समझ पा रहे हो ना? px ही है तो यही ओरिएंटेशन चौथे वाले सेल में रहेगा। बात सिर्फ इतनी रहेगी। आई बात समझ में? तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्या है भैया? ये है सर नोडल सरफेस। कितने नोडल सरफेसेस हैं यहाँ पे? सर 3 हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? px में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रह सकता है ना, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एंड इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। हाँ, चलिए अब बात कर लेते हैं शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। हाँ, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल की। तो शेप आप वहां भी ऑलरेडी पढ़े हुए हो, बस थोड़ी सी चर्चा यहां पर आपके साथ में करनी है। वो कैसे? डी ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा? अब देखो, एल की वैल्यू डी के लिए क्या होगी? 2 होगी। तो एम की वैल्यू क्या होगी? -2, -1, 0, +1, +2। ओके, ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 -+ को आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और ये भी आप एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब +2 इधर भी हो सकता है, -2 पीछे भी जा सकता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन केस ऑफ डी कितना मिलेगा? डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल मिलेंगे? सर 5 ऑर्बिटल्स मिलेंगे ना। पहले का नाम क्या है? सर पहला है dxy, दूसरा dyz, दूसरा कौन सा है? dyz, तीसरा dzx, फिर dx² - y² एंड लास्ट dz²। ओके, तो इसके ओरिएंटेशन की बात सर चलिए थोड़े बहुत कर लीजिए। बात तो आपने की थी इसके बारे में भी। हाँ, चलिए थोड़ा सा फिर से कर लेते हैं। ये पहला रहेगा कौन सा? dxy। तो x है, y है, ये z है। x और y है हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा वो कहाँ रहेगा भाई? x पे रहेगा और y रहेगा। z हमारा छूट जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे? या तो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, बिकॉज डबल शेप में है। दूसरा सर अब जाने दीजिए, अब हमें समझ में आ जाएगा। y z है, x हो गया, y हो गया, z हो गया, y है, z है, तो y पे रहेगा और z पे रहेगा, ये रहेगा हमारा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। ओके, x पर नहीं पाया जाएगा। ऐसे ही आपके पास अगला ले लीजिए, dzx, तो z पर पाया जाएगा और x पर पाया जाएगा। y छूट जाएगा, y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, मतलब y की तरफ इलेक्ट्रॉन का कोई भी ओरिएंटेशन नहीं रहेगा। ओके, और अगला सर dx² - y² है, तो क्या लोगे? x² मतलब भैया dx पे आप रह जाओ, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लो। y² ले लो तो पूरा का पूरा y वाला ले लो। ओके, इससे पहले क्या होता था आप देखोगे तो लाइन थोड़ी सी इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर कम ली हुई है, उधर ज़्यादा। अब इस बार क्या होना है? पूरा आपको रख ही लेना है। ओके, चलिए x² y², और लास्ट हमारा dz² का क्या होगा? मतलब सर z पर भी है, दूसरा वाला, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी z पर ही है। ओके, चलिए ये किसका फॉर्मेट है? dz² का। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब एनर्जी की बात मैं करने वाला हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ आपसे x और y को, या उठा लेता हूँ z एंड x को। ये पॉइंट है मेरा, पहला हो गया zx, किसके लिए? 2 के लिए, 2pzx, या फिर 3d के लिए 3dzx। 4d अगर मिलूंगा तो 4dz, 4dx। 5d लूंगा तो 5dz, 5dx ना। ये हो जाएगा हमारा नोडल सेंटर। क्या हो जाएगा ये? नोडल सेंटर। और ये क्या हो जाएंगे? तीनों ध्यान दीजिएगा। पहला क्या हो जाएगा? ये 3dzx, ये 4dzx, ये क्या हो गया? 5dzx। ओके, और ये सब तीनों क्या हैं भैया? ये हैं नोडल
सरफेस। आई बात समझ में? इसका फार्मूला भी था, आपको बताया गया था कैसे निकालने के लिए, n माइनस एल माइनस 1 से। तो इस जानकारी कौन देता है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाए जाएंगे। जैसे आपसे बात हुई थी ना, इसको मैं हटा रहा हूं, आपसे बात हुई थी ना कि 14 इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्लोरीन की बात हम लोग करने वाले थे। तो अब बताओ कंप्लीटली उसके बारे में। आपने 3p5 को अलग किया था, 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ था। n इज इक्वल टू आपके पास 3 मिला था, l इज इक्वल टू 1 मिलेगा, एंड m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 0 +1 या फिर +1 -0 1। यहाँ पर ऑर्बिटल कितने होंगे p में? 3 होंगे, 13 14 15। ये हो जाएगा -1 के लिए, 0 के लिए, +1 के लिए। अब ये 13 इलेक्ट्रॉन है, ये 14 इलेक्ट्रॉन है, ये 15 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गया तो 16 और ये 17। आप सॉरी यहाँ आएगा 17। आपको कौन सा चाहिए था? आपको चाहिए था 14। तो 14 तो ये है ना, इसका एरो कहाँ है? ऊपर है। किस ऑर्बिटल में है? चलो देखो 0 में है, इसलिए m इज इक्वल टू क्या होगा? 0। ये तो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 0 होगा, बट इसका ओरिएंटेशन क्या होगा? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? आप बोलोगे सर पहला वाला सेल था हमारे पास px, दूसरा वाला है py, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है वो पाया जाएगा p में, x y एंड z में से कहाँ है? ये py में है, मतलब इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पाया जाएगा, यहाँ। ये होगा इसका ओरिएंटेशन। और किस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही? ऊपर वाले की बात हो रही थी, ये वाला इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? अब इतनी जानकारी हमें मिल गई कि स्पेस में इलेक्ट्रॉन के क्लाउड का ओरिएंटेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पाया जाएगा। अब लास्ट बचा है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसकी जानकारी हम लोग लेंगे अगले क्वांटम नंबर में, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। चलिए बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर, ओके, इसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसे किसने दिया था? गिवन बाय दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है गॉडस्मिट एंड सेकंड है उहलेनबेक। ओके, गॉडस्मिट एंड उहलेनबेक। ध्यान दीजिएगा, स्पिन क्वांटम नंबर क्या जानकारी देता है हमें? इट रिप्रेजेंट्स स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल फॉर क्लॉकवाइज स्पिन, दैट इज स्पिन अप। अगर रहेगा ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन, स्पिन अप ऊपर इलेक्ट्रॉन है तो s इज इक्वल टू +-1/2। एंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन मीन्स स्पिन डाउन अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू -+1/2 रहेगी। प्रायोरिटी सिर्फ ऊपर वाले को देंगे। आई बात समझ में? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहां से भी, h/2π√s s+1 से, सेम फार्मूला। ओके, चलिए 14th इलेक्ट्रॉन की बात हुई थी ना, वहीं से लेकर के पूरी जानकारी अब उठा लेते हैं। आप पहुंचे हुए थे क्लोरीन के 14th इलेक्ट्रॉन की सारी जानकारी, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब पता चलता है कि 14th इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 3 मीन्स तीसरे शेल में। कहाँ मौजूद है? तीसरे शेल में। l इज इक्वल टू है इसका 1 मीन्स फर्स्ट 1 का मतलब हो गया p सब सेल में। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा? आप बोलोगे -1 0 +1, ये हो गया आपका 13, ये हो गया 14। तो m की वैल्यू क्या होगी? 0। s की वैल्यू क्या होगी? 14th इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ है भाई? ऊपर है। स्पिन अगर अप है, ऊपर है, तो वैल्यू क्या होगी? +1/2। दूसरा वाला तो माइनस है ही, ओके। और अगर नीचे रहता तो क्या होता? -1/2, तो दूसरा वाला प्लस रहता। आई बात समझ में?
ये थे चारों क्वांटम नंबर। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं यहां पर, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी रहेगा। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर 7py कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s। बहुत आसान है। 7py मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू क्या होगा, 7 होगा। मतलब नंबर ऑफ शेल कितने हैं आपके पास, 7 हैं। 3, 4, 5, 6, 7। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, 7 में। किस सब सेल में मौजूद है, l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बोला है ना इन्होंने, तो 1 हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन 7 सेल में कहाँ है, 7th p में है। अब p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं। px होगा, py होगा एंड pz होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं, 7px, सॉरी 7py की बात कर रहे हैं। तब बोलोगे 7py, तो l इज इक्वल टू 1 है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा भैया, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, बिकॉज py के लिए m की वैल्यू क्या है, 0 है। s की वैल्यू क्या होगी, अब इन्होंने तो ये कहा नहीं है कौन सा इलेक्ट्रॉन है, तो वो +1/2 भी हो सकता है और -1/2 भी हो सकता है। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा, चलिए दूसरा करते हैं एक इसी पर ही, फॉर dz², 5dz² कर लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ n, l, m एंड s। कैसे निकालोगे, चलिए देखते हैं। अगर इन्होंने दिया 5, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ शेल 5। इसका मतलब कितने शेल है हमारे पास, 5 हैं। ओके, 5 सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है। 5d मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए भाई, कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे सर, 5 ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए, 5। अब 5d की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 5dxy, 5yz, 5dzx, dx² - y² एंड dz²। ये 5 ऑर्बिटल होंगे। l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्होंने d बोला है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, याद करो। s इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 2, सॉरी एंड f इज इक्वल टू 3, तो d इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ वैल्यू मिलेगी -1, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, या फिर +2, +1, 0, -1, -2। आपको कौन सा दिया गया है, dz²। z में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, z पे क्या लगा, स्क्वायर, मतलब dz में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू होगी -1 एंड +1। क्या हो जाएगा, -1 एंड +1 होगा। एक के लिए -1 होगा, एक के लिए +1 होगा। s की वैल्यू क्या होगी भैया, +-1/2 होगी। एक के लिए प्लस है, एक के लिए माइनस है, बिकॉज एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। बड़ी आसानी है ना, dz² का भी आपने आसानी से कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, वहां से आपने सॉल्व करना है। उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल भी लगाना है। अगर आप सही लगा ले जाते हो तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, चलिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n, l, m एंड s फॉर द 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ वनेडियम 23+3। थोड़ा सा मामला पेचीदा है, चलिए देखते हैं। वनेडियम दिया गया 23, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे पहले। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d3। लेकिन इन्होंने वनेडियम +3 बोला है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 निकालना है हमें। निकलेगा कहाँ से, आउटर मोस्ट शेल से। आउटर मोस्ट शेल है कौन सा सर, 1 2 3 4 है, 4s2।
तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तीनों यहाँ से मत निकाल देना क्योंकि वो तो पहले है, उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए वहाँ रखा गया है, बाकी शेल तीसरे के पास है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से निकलेगा, लास्ट सेल से निकलेगा, ना कि लास्ट सब सेल से। तो शेल से निकलेगा, ये रहा हमारा 4s से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d2, इतना तो सेम होगा, इसके बाद 3d2 होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ क्लास, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18। हमें कौन सा चाहिए, 19, तो 19 इसमें तो है नहीं, 18 तक ही है। 19 एंड 20 यहाँ है 3d2 में, तो चलिए उठा लेते हैं यहाँ से। ओके, 3d2 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है सर, इलेक्ट्रॉन मौजूद है 3 सेल में। यहाँ किस सब सेल में, d में है, तो l के लिए d की वैल्यू 2 होती है, 2 लगाइए। m क्या होगा समझो, अब d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो d में कितने सब सेल होते हैं सर, d में 5 सब सेल होते हैं। कितने होते हैं, 5, dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। -1 -2 -1 0 +1 +2, या फिर +2 +1 0 -1 -2, जैसे आपकी इच्छा। m की वैल्यू क्या है, कौन सा इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है, 19th इलेक्ट्रॉन आपसे पूछा गया है, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो ही गए हैं, तो 19th आएगा dxy में, तो 19th इलेक्ट्रॉन ऊपर है, तो इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या होगी, या तो -2 होगी या तो +2 होगी। s की वैल्यू क्या होगी, एरो ऊपर है ना, स्पिन अप है, तो +1/2 होगा, बिकॉज ये क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है। ओके, ऐसा ही तमाम क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व करिएगा। तो ये था आपका क्वांटम नंबर। ठीक, बाकी के टॉपिक लेकर के मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।